Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saif Khan from PNS People Nursing School of Lums. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saif Khan. Dear students, जैसे कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 वाइटल साइन। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इस में जो है वाइटल साइन का जो टेम्परेचर है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 5 नर्सिंग स्किल्स, जिसको वाइटल साइन कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लेक्चर 5, जो लेक्चर नंबर 5 है उसका पार्ट नंबर 1 टेम्परेचर। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं यूनिट नंबर 5 वाइटल साइंस के: डिफाइन वाइटल साइंस, डिफाइन टर्म रिलेटेड टू वाइटल साइन, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अबाउट टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। यूनिट ऑब्जेक्टिव नंबर 4, describe the principles and mechanism of the thermoregulation in the body, identify ways that affect heat production and heat loss in the body, different type of body temperature according to its characteristic, identify sign and symptom of fever. Objective number 8, discuss the normal range of our body temperature, pulse, respiration and blood pressure. Objective number 9, list the factors affecting temperature, pulse, respiration. Describe the characteristic of pulse and respiration. Objective number 11, list factors responsible for maintaining normal blood pressure. Objective number 12, various methods and sites used to measure temperature, pulse and blood pressure. लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ अलर्ट वाइल टेकिंग TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो आज का जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है डिफाइन वाइटल साइन। अब इसमें जो है वाइटल साइंस को डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। द कार्डियल और वाइटल साइन कैन बी डिफाइंड एज द साइन विच शुड बी लॉक्ड एट इन टोटल और चेक्ड टू मॉनिटर द फंक्शन इन द बॉडी। अब वाइटल साइन को साइन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, ये वो साइन है जिसको हम डिफाइन किया जाता है कि जो कि बॉडी के ह्यूमन बॉडी के फंक्शन हैं उसको मॉनिटर करने के लिए ये साइंस यूज़ होती हैं। ठीक है, दीज साइंस रिफ्लेक्ट चेंजेस इन फंक्शन दैट अदरवाइज माइट नॉट बी ऑब्जर्व्ड। अब इसमें ये कह रहा है कि एक बंदा, एक पेशेंट आपके साथ बैठा हुआ है, तो आप ऐसे ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि इसकी जो टेम्परेचर है या पल्स है या रेस्पिरेशन है वो हाई हो रही है या लो हो रही है। ठीक है, जब तक आप उसकी जो है ना वाइटल्स मेजर नहीं करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका जो है ना पता नहीं चलेगा। दे इंक्लूड्स, अब वाइटल्स कौन सी हैं? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेन। जो मोस्ट कॉमन वाइटल्स में आते हैं वो हैं 4: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ये जो स्टैंडर्ड लेवल पे देखा जाए तो ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेन को भी एज अ कंसीडर किया जाता है वाइटल साइन। ठीक है, तो वो हैं टू असेस वाइटल साइन। वाइटल साइन कब मेजर करते हैं? ठीक है, ऑन एडमिशन टू हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ बेसलाइन डेटा। जब एंट्री ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी, पेशेंट की एंट्री होती है हॉस्पिटल में, तब उस टाइम जो नर्स होता है वो पेशेंट को असेस करता है, वाइटल्स को असेस करता है, जो कि उसकी बेस लाइन डेटा होती है। ठीक है, एंड सेकंड क्या है? वो है क्लाइंट्स हैज़ चेंज हिज हेल्थ स्टेटस और रिपोर्ट्स सिम्टम्स कंसर्निंग विथ हेल्थ। अब वो जो पेशेंट आया था हॉस्पिटल में, अब वो एडमिट हो गया है, मींस कि उसने खुद को एडमिट कर लिया है हॉस्पिटल में। तो अब नर्स उसको चेक करेगा, मॉनिटर करेगा कि उसकी हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूव आया है या नहीं आया। ठीक है, उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिवली, मीन्स के बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन भी वाइटल मेजर करते हैं। ठीक है, एंड
पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन देने से पहले एंड बाद में देखेंगे कि भाई हम मेडिकेशन के पहले पेशेंट की कंडीशन क्या थी, हेल्थ स्ट्रेस क्या था, मेडिसिन के बाद कितना इफेक्ट हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ हुआ है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग केयर देने के बाद भी देखेंगे और पहले भी देखेंगे कि इसकी हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू वाइटल साइंस। अब वो टर्म्स डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे जो कि वाइटल साइंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि टेम्परेचर, द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी measured in term of the heat units called degree is known as टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, जो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है और जो हमारी बॉडी हीट लॉस कर रही है, ठीक है, उसको जब मेजर किया जाए किस टर्म्स में, हीट यूनिट्स में मेजर किया जाए डिग्री में, तो अब उसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद पल्स, द पल्स इज अ वेव ऑफ द कंट्रैक्शन क्रिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ऑन ईच हार्ट बीट। अब पल्स क्या है, एक वेव है जो कि क्रिएट होती है, कंट्रैक्शन होती है किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट की ईच हार्ट बीट में, ये जो है ना क्रिएट होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पल्स। Oxygen saturation is the fraction of hemoglobin that is saturated with oxygen relative to total hemoglobin in blood, नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ये ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, एक फ्रैक्शन है जो कि हेमोग्लोबिन के साथ होती है। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन जो होती है वो हमारे ब्लड में होती है। ठीक है, वो जो है ना अपने साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अटैच करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती है, जैसे कि जो टिश्यूज़ होते हैं और सेल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन सप्लाई हो। तो अब कह रहा है कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का जो रिलेटिव फ्रैक्शन है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन। कि हमारी जो है ना ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, और उसके बाद पेन, हाईली अनप्लेजेंट फिजिकल सेंसेशन काज्ड बाय इलनेस और इंजरी। ये अनप्लेजेंट फिजिकल सेंसेशन है जो किसी भी इंजरी या इलनेस की वजह से होता है। ये पेन टू टाइप्स का होता है, एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है। एक्यूट मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए और क्रोनिक फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, उसको क्रोनिक कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 3, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द टेम्परेचर। अब फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है अबाउट द टेम्परेचर, टू टाइप है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब लोकेशन के, बॉडी की लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो टेम्परेचर के टू टाइप्स हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर एंड सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी, डीप टिश्यू जो होते हैं ना बॉडी के, उनका जो टेम्परेचर होता है उसको क्या कहते हैं, कोर टेम्परेचर। वो क्या होता है, वो रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यू ऑफ बॉडी, क्रेनियम, थोरैक्स, इट रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 36.7 सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये फिक्स है, नॉर्मल इन ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है कोर बॉडी टेम्परेचर। अब सरफेस बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ स्किन, सबक्यूटिनस टिश्यू एंड फैट, इट राइज एंड फॉल अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जो सरफेस बॉडी टेम्परेचर है ना, वो एक क्या है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर इन्वायरमेंट वार्म है तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, अगर इन्वायरमेंट कोल्ड है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना ये वे चेंज होता रहता है। ठीक है, द बॉडी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हीट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। अब बॉडी जो है ना हमें एज अ हीट एज अ बाई प्रोडक्ट देती है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है, एक उसकी जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो बाई प्रोडक्ट, वो क्या है, हीट है। दिस मेटाबॉलिज्म अकर्स, वो है वी एब्जॉर्ब आवर फूड एंड कंज्यूम कैलोरीज। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड जो हमारा डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो अब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। मेटाबॉलिज्म होगा तो हमारी जो एनर्जी है वो जो है ना कंज्यूम होगी।
वन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, एंड जो एनर्जी हमें मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, द बॉडी exactly equal to the heat loss from the body, then the person is called heat balance. अब हीट बैलेंस क्या है? जितनी हीट हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उतनी हीट हमारी बॉडी लॉस कर रही है, मीन्स कि इक्वल अमाउंट हो रहा है लॉस एंड प्रोड्यूस का, तो हीट बैलेंस हो रही है। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हीट बैलेंस। दिस प्रोसेस इज डन बाय थर्मोरेगुलेशन दैट इज डिस्कस लेटर इन द सेम लेक्चर। अब वो नीचे डिस्कस करेंगे। ये जो हीट बैलेंस जो होती है ना, ये प्रोसेस किस थर्मोरेगुलेशन की वजह से होता है। थर्मोरेगुलेशन क्या है? थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस और बैलेंस। मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। अब जो थर्मोरेगुलेशन हमारी बॉडी में होता है उनके मेन थ्री पार्ट्स होते हैं। सेंसर इन स्किन एंड कोर, वो सेंसर होते हैं हमारी स्किन में और कोर में जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। और हाइपोथैलेमिक इंटीग्रेटर होते हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं और जो है ना वो डिसाइड करते हैं और जो थर्मो रेगुलेशन करवाते हैं। ठीक है। इफेक्टर सिस्टम जो ब्रेन से रिस्पांस लेके बॉडी ऑर्गन्स तक जाते हैं। देयर आर मोर सेंसर इन स्किन फॉर कोल्ड देन वार्मथ। हमारी जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो सेंसर होते हैं ना, वो कोल्ड के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वार्मथ। when the skin become chilled, then three process arise in body to increase the heat temperature of the body। अब जब बंदे को ठंड लग जाती है तो हमारी बॉडी में तीन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हीट की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करवाते हैं। वो कौन से प्रोसेस हैं? शिवरिंग इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। अब शिवरिंग जो है ना वो भी एक प्रोसेस है जो कि हीट की प्रोडक्शन करवाता है। उसके बाद स्वेटिंग इज इनहिबिटेड टू डिक्रीज हीट लॉस। अब जब पसीना आता है तो उससे भी हीट जो है ना हमारी लॉस हो जाती है। तो जब हीट प्रोडक्शन करवानी होती है तो पसीना नहीं आता, स्वेटिंग इज इनहिबिटेड। ठीक है, मीन्स के डिक्रीज हीट लॉस। हीट लॉस का जो डिक्रीज होता है ना वो कम हो जाता है, जिससे कि हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद वेसो कंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट हीट लॉस। वेसो कंस्ट्रक्शन भी क्या होता है? हीट प्रिवेंट करवाता है, किससे? हीट लॉस से। उसके बाद द हाइपोथैलेमिक इंटीग्रेटर द सेंटर दैट कंट्रोल कोर टेम्परेचर। अब ये हाइपोथैलेमिक इंटीग्रेटर क्या है? ये जो है ना सेंटर है जो कि कंट्रोल करता है कोर टेम्परेचर पे। ये इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में होता है। वो इन कोल्ड सेंसर्स आर स्टिम्यूलेटेड एंड सेंड मैसेज टू द हाइपोथैलेमिक इंटीग्रेटर विच रिड्यूस हीट लॉस एंड इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। अभी ये क्या करता है कि जब सर्दी हो जाती है तो फिर क्या करता है कि जो कोल्ड सेंसर्स होते हैं ना ये स्टिम्युलेट करते हैं किसको? हाइपोथैलेमिक इंटीग्रेटर को, कि भाई अपनी जो है ना हीट रिड्यूस कम करें एंड हीट प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएं। The signals from the cold sensitive receptors of the hypothalamus initiated effectors such as vasoconstrictions to prevent heat loss। अब वो जो वेसोकंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या करवाते हैं? वो हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। रिलीज एपिनेफ्राइन टू प्रोड्यूस। अब ये क्या करते हैं? एक हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन। वो क्या करते हैं? हीट प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 5, आइडेंटिफाई वेज दैट इफेक्ट हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी। अब वो कौन से प्रोसेस से हैं ह्यूमन बॉडी में जो कि हीट प्रोडक्शन करवाते हैं एंड हीट लॉस करवाते हैं? तो देयर आर 4 मेन प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी विच पार्टिसिपेट और इन्वॉल्व टू हीट प्रोडक्शन: बेसल मेटाबॉलिज्म, शिवरिंग, थोरक्साइन एंड एपिनेफ्राइन एंड फीवर। ये क्या है? ये 4 प्रोसेस हैं जो कि हीट प्रोडक्शन में अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है। उसके बाद हीट लॉस: रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एवोपरेशन। ये जो 4 प्रोसेस हैं ये हीट लॉस करवाते हैं। ठीक है। हीट प्रोडक्शन: बेसल मेटाबॉलिक रेट,
BMR is the rate of energy utilization in the body required to maintain activities of the daily living such as breathing. Metabolic rate of the body decrease with age, so generally the younger the person is the higher BMR. ठीक है, अब BMR क्या है? BMR जो हम एक ह्यूमन बीइंग डेली एक्टिविटीज़ के लिए अपनी जो एनर्जी उसको चाहिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो अब क्या वो जो एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो हम जो अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी जो है न, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, यूटिलाइजेशन होती है जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, अब जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज़ होता जाता है एज टू एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो BMR का रेट डिक्रीज़ होता है। यंगर में BMR ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर एज। ठीक है, मसल एक्टिविटी में भी जो है ना, मसल एक्टिविटी इंक्लूडिंग शिवरिंग इंक्रीज द हीट मेटाबॉलिक रेट। अब यहाँ से भी यही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मेटाबॉलिक रेट जो है ना ज़्यादा हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो हीट प्रोडक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद थोरॉक्साइन आउटपुट, थोरॉक्साइन हार्मोन्स हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी जो है आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, वो जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। उसके बाद फीवर भी जो है ना मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, फिर बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। हीट लॉस, रेडिएशन इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये एक प्रोसेस है जो कि ट्रांसफ़र करता है हीट को फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, विथआउट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड्स। हीट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सेमी ड्रेस्ड पर्सन इन अ रूम इज ऑलमोस्ट 50% इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जैसे सनलाइट सन से और सूरज से अर्थ तक आ रही है। ठीक है, मीन्स कि ये एक रेज़ की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये क्या है, रेडिएशन में हीट लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेज। उसके बाद कंडक्शन इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन मालिक्यूल टू अनदर मालिक्यूल हैविंग लोअर टेम्परेचर, इट कैन नॉट टेक प्लेस विथ कॉन्टेक्ट। अब कंडक्शन में क्या है कि वहाँ पे जो रेडिएशन में था वहाँ पे ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे कंडक्शन में जो है वो मालिक्यूल्स हैं। हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन मालिक्यूल टू अनदर मालिक्यूल, मीन्स के हायर मालिक्यूल से लोअर मालिक्यूल में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन उनके बीच में कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक है, कन्वेक्शन इट इज़ द डिस्प्रेशन ऑफ हीट बाय एयर करंट्स। ये डिस्प्रेशन होता है एयर करंट्स का। द बॉडी यूजुअली हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्म एयर एडजस्ट टू इट हैज़ इट, दिस वार्म इज राइज्ड एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द कूलर एयर, एंड दैट्स वाई पीपल ऑलवेज लूज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट थ्रो कन्वेक्शन। अब ये भी हीट लॉस का प्रोसेस है। ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी हीट लॉस होती है बाय एयर करंट्स की थ्रो। evaporation it is a continuous vaporization of the moisture from the respiratory tract and from the mucosa of mouth। evaporation भी एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जहाँ जिसमें क्या होता है, वेपोराइजेशन होती है मॉइस्चर फॉर्म में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से एंड म्यूकोसा माउथ एंड फ्रॉम द स्किन। दिस कंटिन्यूस एंड अननोटिस्ड वाटर लॉस इज कॉल्ड इनसेंसाइबल वाटर लॉस। अब जो ये कंटिन्यूस एंड नोटिस्ड वाटर लॉस होता है इसको कहते हैं इनसेंसाइबल वाटर लॉस। दैट काज हीट लॉस आल्सो, दैट इज इनसेंसाइबल हीट लॉस। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टर। नॉर्मोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, जिसको पायरेक्सिया भी कहते हैं, हाइपोथर्मिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
Normothermia. Normothermia is or euthermia is normal body temperature of an individual that is 36.7 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। अब ये जो है ना, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज दी गई हुई है, इस नॉर्मल रेंज टेम्परेचर को क्या कहते हैं? यूथर्मिया और नॉर्मोथर्मिया। ठीक है। उसके बाद पायरेक्सिया, अ बॉडी टेम्परेचर अबोव द यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया और फीवर। अब जब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो उसको पायरेक्सिया भी कहते हैं, हाइपरथर्मिया भी कहते हैं, फीवर भी कहते हैं। ठीक है। अ वेरी हाई फीवर सच एज 41 सेल्सियस इज कॉल्ड हाइपर पायरेक्सिया। जब 41 सेल्सियस डिग्री पे फीवर पहुँच जाए तो फिर उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपर पायरेक्सिया। द क्लाइंट हु हैज़, जिस पेशेंट को फीवर हो उसको फिब्राइल कहते हैं, जिसको फीवर ना हो उसको एफिब्राइल कहते हैं। ठीक है। फीवर के 4 टाइप्स हैं: इंटरमीटेंट फीवर, रीमीटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, कांस्टेंट फीवर। इंटरमीटेंट फीवर इसको कहते हैं आने जाने वाला बुखार। ठीक है। इंटरमीटेंट फीवर इज द बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट्स एट इन रेगुलर इंटरवल बिटवीन पीरियड ऑफ फीवर एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल क्या है? मलेरिया मीन्स के आने जाने वाला बुखार। फीवर द बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स मीन्स के कुछ टाइम में होगा कुछ में नहीं होगा। जैसे कि मलेरिया की कंडीशन होती है, मॉर्निंग में होता है, मिड डे में नहीं होता, फिर इवनिंग में हो जाता है। मीन्स के इन पीरियड ऑफ फीवर एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल, कुछ टाइम में उस पेशेंट को बुखार होगा और कुछ टाइम में वो नॉर्मल कंडीशन में होगा। ठीक है। रेमिटेंट फीवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लैक्चुएशंस मोर देन 2 सेल्सियस occurs over the 24 hour periods, all of which are above normal। इन्फ्लुएंजा जिसका एग्जाम्पल है। अब ये जो है ना, ये मीन्स के 24 आवर्स में मीन्स के 1 डे में नॉर्मल रेंज से 2 डिग्री हाई हो जाएगा। ठीक है। रिलैप्सिंग फीवर शॉर्ट फेब्राइल पीरियड ऑफ द फ्यू डेज इंटर स्प्रेड विथ पीरियड ऑफ 1 to 2 days ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। अब ये क्या है कि ये जो रिलैप्सिंग फीवर है ना, ये एक दिन होगा, उसके बाद 2 दिन नहीं होगा, फिर तीसरे दिन हो जाएगा। मीन्स कि ये जो है ना इंटर स्प्रेड होता है विथ टाइम। कांस्टेंट फीवर इन कांस्टेंट फीवर द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबो नॉर्मल। जो कांस्टेंट फीवर होता है ना, वो नॉर्मल रेंज से हाई होता है लेकिन कांस्टेंट होता है, 24 आवर्स होता है, जिसका एग्जाम्पल है टाइफाइड। हाइपोथर्मिया इज अ कोर बॉडी टेम्परेचर दैट इज बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। हाइपोथर्मिया क्या होता है? कोर बॉडी टेम्परेचर होता है जो कि नॉर्मल रेंज से कम होता है। द 3 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथर्मिया के जो 3 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, तो टेम्परेचर लॉस कैसे होता है? एक्सेसिव हीट लॉस, जब हीट ज़्यादा लॉस हो गई। इनडिक्वेट हीट प्रोडक्शन टू द कॉन्ट्रैक्ट हीट लॉस मीन्स के हीट की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही। इम्पायर्ड हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन मीन्स के थर्मोरेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, फिर भी हीट लॉस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोथर्मिया के क्लिनिकल साइंस कौन से हैं? डिक्रीज वाइटल साइन, उसकी वाइटल साइंस कम हो जाएगी। सीवियर शिवरिंग हो जाएगा। फीलिंग ऑफ चिल्स, उसको ठंड लगेगी। पेली कोल वैक्सी स्किन, उसकी स्किन जो है वैक्सी स्किन हो जाएगी, कोल हो जाएगी। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, उसकी जो यूरिनरी आउटपुट है वो कम हो जाएगी। लेक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, उसकी मसल का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा बिकॉज ऑफ हीट लॉस। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम ऑफ फीवर। तो फीवर के साइन और सिम्टम क्या हैं? बुखार से पहले, ड्यूरिंग फीवर, आफ्टर फीवर। तो ऑनसेट इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, शिवरिंग हो जाएगी। प्लीड कोल्ड स्किन हो जाएगी। साइनोटिक नील्स बेड्स मीन्स के वो जो नील्स हैं वो ब्लू हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी। गोस फ्लैश हो जाएगा।
कैंसेशन ऑफ दी स्वेटिंग होगी, ठीक है, स्वेटिंग हो जाएगी उसको। और ऑफ कोर्स एब्सेंस ऑफ चिल्स मीन्स के ड्यूरिंग फीवर स्किन हीट फील्स वार्म। फोटो सेंसिटिविटी हो मीन्स के वो ज़्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाएगा। ग्लेसी आइड अपीयरेंस, इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेशन रेट, उसका पल्स एंड रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज थ्रस्ट, उसको उसकी थ्रस्ट ज़्यादा हो जाएगी। हैपरपेटिक लेंस इन माउथ, जो फीवर में क्या होता है कि माउथ में जो है ना वो लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है, वो लेयर बन जाएगी। अब डिफ्रेवेंसिव फ्लूइड वार्म स्किन स्वेटिंग डिक्रीज शिवरिंग पॉसिबल डिहाइड्रेशन भी होगी उसको, ठीक है, आफ्टर फीवर। डिस्कस द फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, जिसकी निमोनिक मैंने बनाई है शेड, ठीक है। एस एस से स्ट्रेस, एच से हार्मोन्स, ए से एज, डी से डाई यूरिनल वेरिएशंस, ई से एक्सरसाइज, ई से इन्वायरमेंट, ठीक है। स्ट्रेस क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन thereby increasing metabolic of the body, hence increasing temperature of the body। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। वो क्या करता है? एपिनेफ्राइन नॉन एपिनेफ्राइन की जो है ना प्रोडक्शन करवाता है वो। फिर वो जब नॉन एपिनेफ्राइन एंड एपिनेफ्राइन हार्मोन्स, जिसको इमरजेंसी एंड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मेटाबॉलिक रेट बॉडी का ज़्यादा हो जाता है। फिर जब मेटाबॉलिक ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? इंक्रीज टेम्परेचर। जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर बॉडी का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन्स, सर्टेन हार्मोन्स इन फीमेल्स, कुछ हार्मोन्स ऐसे ख़वातीन में होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन कीप द बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली एलिवेटेड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? जो टेम्परेचर को हाई कर देता है किस ख़वातीन में एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। The body temperature of children is more liable than that of adults. People more than 75 years of age are at risk of hypothermia। जो कि पीपल्स होते हैं 75 ईयर्स से की एज के, उनमें जो है ना हाई रिस्क होती है हाइपोथर्मिया की। दे यूजुअली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम्स ऑफ द इन्वायरमेंटल वेरिएशन, वो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस के सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। Diurnal variations. Body temperatures usually vary throughout the day, but the point of highest body temperature। अब बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो वेरी करता है, ठीक है, थ्रू आउट द डे। बट जो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो 8 PM टू मिड नाइट, ये जो टाइम पीरियड है ना इसमें बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। एंड द पॉइंट ऑफ द लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर 4 AM टू 6 AM। इस टाइम में जो है ना बॉडी टेम्परेचर लोएस्ट पे होता है, ठीक है। एक्सरसाइज करने से भी जो है ना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट प्रोडक्शन होगी, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर असेस इन द वार्म। अब इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट भी मेन फैक्टर है जो कि हीट प्रोडक्शन पे मेन रोल प्ले करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट वार्म होगा तो पेशेंट जो होगा वो बंदा होगा उसका भी हीट ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर कोल्ड होगा तो उसकी हीट कम होगी। Advantage and disadvantage of the site of for body temperature measurement। अब six there are five sites in a human body through which we can measure body temperature: ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन एंड टेम्पोरल, ठीक है। अब वो ओरल के एडवांटेज क्या है? मोस्ट एसेसिबल है एंड कन्वेनियंट है, ठीक है। अब ओरल के डिसएडवांटेज क्या है? अब ये किसको इंट्रागेट यो किसको नहीं दी जाती? इस पहले सबसे पहले तो ये जो है ना थर्मामीटर जो होता है मर्क्यूरी वाला होता है, मर्क्यूरी पॉइजन होती है, ठीक है। चाइल्ड को या ओबेस पेशेंट जो होते हैं या अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उन उसको इनहिबिटेड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना थर्मामीटर ब्रेक हो जाता है तो वो डेंजर से फॉर दी पेशेंट। रेक्टल मोस्ट रिलायबल है एंड मेजरमेंट, ठीक है।
unpleasant for clients. Presence of this stool may interfere with thermometer प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो थर्मामीटर प्लेसमेंट है स्टूल से इंटरफेयर करता है और ये मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है, पेशेंट इससे अवॉइड करते हैं। एक्सिलरी सेफेस्ट एंड मोस्ट नॉन इनसेव साइट है। ठीक है, थर्मोमीटर मस्ट बी लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद टेम्पोनिंग मेम्ब्रेन रेडियली असेसेबल एंड रिफ्लेक्ट्स कोर टेम्परेचर वेरी फास्ट। ठीक है, कैन बी अनकम्फर्टेबल, इन्वॉल्व्स रिस्क फॉर इंजरी मेम्ब्रेन। टेम्पोरल वेरी फास्ट मेजरमेंट होती है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, टाइप ऑफ थर्मामीटर, देर आर 3 मेन टाइप ऑफ थर्मामीटर, ग्लास, डिजिटल एंड टेम्पोरल। अब नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट्स विद फीवर। अब एक पेशेंट आ गया, उसको फीवर है, तो उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग केयर क्या है? सबसे पहले तो उसकी मॉनिटर करो वाइटल्स को, उसके बाद स्किन कलर एंड टेम्परेचर को, फिर उसके बाद मॉनिटर WBC वाइट ब्लड सेल्स काउंट, हीमाटोक्रेट वैल्यूज़। अब इसको देखें कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हैं तो फिर जो है ना उसको इन्फेक्शन होगा। Remove excess blankets when the client feels warm, but provide extra warmth when the client feels chilled. अब अब एक्सेस ब्लैंकेट्स रिमूव करने हैं अगर उस पेशेंट्स को उसको नीड है तो फिर उसको देने हैं, उसको ठंड लग रही है तो। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड्स, मेजर इनटेक एंड आउटपुट। अब उसकी इनटेक एंड आउटपुट को मेजर करना है। प्रोवाइड टीपॉइड स्पंजी बाथ, वो जो पट्टी देते हैं, पट्टी पूछ पूछ करते हैं टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, उसको टीपिड स्पंजी बाथ कहते हैं। ठीक है, नर्सिंग रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी टू लिमिट हीट प्रोडक्शन। अब फिजिकल एक्टिविटी उसकी कम करवाएंगे जिससे कि हीट प्रोडक्शन ना हो ज़्यादा। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स होती हैं जो कि एंटी फीवर होती हैं। ठीक है, जैसे कि पैरास्टामोल हो गई, आइबुप्रोफेन हो गया। ठीक है, प्रोवाइड ओरल हाइजीन टू कीप द म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट, उसकी माउथ केयर करेंगे जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना वो मॉइस्ट रहे। प्रोवाइडेड ड्राई क्लॉथिंग एंड बेड लाइन्स, उसको बेड सोर से बचाएंगे। ठीक है गाइज, आई होप के इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। आज जो है ना हमने यूनिट नंबर 5 वाइटल साइन, इसका जो पहली साइन थी वाइटल वो था टेम्परेचर, और इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो गाइज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।